हेलो दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आज के इस अनदर वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में बेसिकली हम लोग क्लास 10th की जो रिटेल की बुक है उसको हम कवर करने वाले हैं, जिसमें बेसिकली हम लोग यूनिट नंबर 1 जिसका नाम है डिलीवरी ऑफ गुड्स, इसको हम कवर करेंगे। तो इससे पहले ही हमने एक वीडियो बनाई थी इस यूनिट पे, यूनिट नंबर 1, जिसमें बेसिकली हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ एक मिनट रुकिए, ये इंट्रोडक्शन पार्ट कवर किया था। सो यहाँ से लेके हम लोगों ने यहाँ तक उस वीडियो में चीज़ें हमने समझाई थी, जो भी इंफॉर्मेशन थी, जो भी नॉलेज वगैरह थी जो बुक में मेंशन कर रखी है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने बेसिकली जो पहला वाला पार्ट था ना इस यूनिट का, उसमें हमने समझाया है। सो आज के इस वीडियो में बेसिकली जो इस यूनिट का सेशन नंबर 1 है, बिलिंग प्रोसीजर। सो वो सारी चीज़ें जो भी इसमें चीज़ें मेंशन कर रखी है इस सेशन में, वो सारी चीज़ें हम लोग आज के इस वीडियो में समझ के चलेंगे। सो जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे रखी है, जैसा कि आप देख सकते हो, सो ये सारी डिटेल ना मैंने अपने नोट्स प्रिपेयर किए हैं, वहाँ पे मेंशन कर रखी हैं। सो हम लोग बुक से ना पढ़ते हुए वहाँ से पढ़ेंगे, जो मैंने नोट्स प्रिपेयर किए हैं ना वहाँ से पढ़ेंगे। क्योंकि देखो यार, जब हम बुक से पढ़ते हैं ना थोड़ी बोरिंग सी फीलिंग आती है। ये बेसिकली मेरे को भी बोरिंग सा फील होता है, एंड इवन दो आप लोगों को भी कई बच्चों को होता होगा। सो मेरे को तो बेसिकली होता है बोरिंग सी फीलिंग। सो हम लोग बुक से ना पढ़ते हुए नोट से पढ़ेंगे। एंड दूसरा रीज़न ये भी है ना, बुक से थोड़ा देख सकते हो, थोड़ा हौच पौच तरीके से लिख रखा है, मतलब चीज़ें प्रिपेयर कर रखी है। सो मैं आपको नोट्स दिखा देता हूँ। सो यहाँ से हम लोग पढ़ने वाले हैं। सो जो भी चीज़ें बुक में है ना, वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे अच्छे से मेंशन कर रखी हैं विथ डायग्राम। सो ये सारी चीज़ें हम लोग समझ के चलेंगे, ठीक है। तो बिना आप लोगों का टाइम वेस्ट करते हुए चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th की यूनिट नंबर 1 का सेशन नंबर 1, जो कि है क्या, बिलिंग प्रोसीजर। सो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, आगे इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले और नई नई चीज़ों को समझने से पहले, चलिए पहले ये जो हमारा सेशन का नाम है ना, बिलिंग प्रोसीजर्स, इसका क्या मतलब होता है ये समझ लेते हैं, ठीक है। तो पहले तो मैं बिलिंग के बारे में आपको बताता हूँ। तो देखो, मोस्ट ऑफ द लोगों को बिलिंग के बारे में पता होगा, आप लोगों को, ठीक है। बिलिंग बेसिकली ये होता है, आपने कुछ प्रोडक्ट परचेज़ किया किसी भी रिटेल स्टोर से या किसी भी शॉप से, तो आप उन्हें पेमेंट करोगे और वो बेसिकली आपको बिल देंगे कि हाँ आपने ये प्रोडक्ट परचेज़ किया था और इतने में परचेज़ किया है। आप ये तो ऑनलाइन परचेज कर सकते हो प्रोडक्ट, या फिर ऑफलाइन परचेज कर सकते हो। सो दोनों ही केस में बेसिकली आपको बिल दिया जाता है, ठीक है, जब आप किसी भी ऑर्गेनाइज स्टोर से परचेज कर रहे हो तो। एंड उसके बाद आता है नेक्स्ट, जो क्या है, प्रोसीजर्स। इसका मतलब क्या होता है? प्रोसीजर्स का मतलब बेसिकली एक प्रोसेस हो गया। सो बिलिंग प्रोसीजर्स दोनों मिलके क्या बनाते हैं, बिलिंग का प्रोसेस। तो आज के जो ये सेशन है ना, सेशन नंबर 1, इसमें हम लोग बेसिकली बिलिंग का प्रोसेस समझेंगे। बिलिंग का प्रोसेस यानी बिलिंग कैसे होती है और बिलिंग कैसे होती है, ये पूरा का पूरा प्रोसेस आज के इस सेशन में बेसिकली डिटेल में समझाया गया है। तो चलिए इस पूरे प्रोसेस को समझने की कोशिश करेंगे हम आज के इस सेशन में। द मैक्सिमम नंबर ऑफ कस्टमर इंटरेक्शन दैट वन फेसेस इन अ रिटेल स्टोर इज द कैश काउंटर। तो देखिए, कैश काउंटर एक ऐसी जगह होती है, एक ऐसा प्लेस होता है बेसिकली रिटेल स्टोर में, जहाँ पे कस्टमर जब गुड्स या प्रोडक्ट परचेज कर लेते हैं, सो उनकी पेमेंट करने के लिए वो कैश काउंटर पर जाते हैं। तो वहाँ पे उन प्रोडक्ट या जो भी गुड्स उन्होंने परचेज की होती है उनकी पेमेंट करते हैं। तो इसमें ये बता रहा है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कस्टमर्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द जो कस्टमर होते हैं, उनका इंटरेक्शन बेसिकली कहाँ पे होता है, वो कैश काउंटर पे ही होता है। तो हर रिटेल स्टोर में बेसिकली कस्टमर जो होते हैं उनका इंटरेक्शन मैक्सिमम कहाँ पे होता है, वो कैश काउंटर पे हो रहा होता है। इसलिए बेसिकली यहाँ पे आगे पॉइंट में बता रखा है, हैंस इट इज़ बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप द कैश काउंटर वेरी एफिशिएंट एंड मैनेज्ड एट ऑल टाइम्स। तो इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आपका जो भी कैश काउंटर है ना, वो कैश काउंटर बहुत ही एफिशिएंट होना चाहिए। एफिशिएंट मतलब बहुत ही अच्छा तरीके से काम करना चाहिए, एंड मैनेज्ड होना चाहिए ऑल टाइम्स। क्योंकि यहाँ पे बेसिकली आपको बहुत सारे कस्टमर हैंडल करने पड़ेंगे,
क्योंकि सारे के सारे कस्टमर जो भी प्रोडक्ट एंड ऑल परचेज करके आएंगे सब यहाँ पे आएंगे एक साथ, तो यहाँ पे बहुत सारे कस्टमर हो जाते हैं। तो आपको कैश काउंटर को एफिशिएंट एंड मैनेज रखना है ऑल टाइम्स, हमेशा हमें हर टाइम, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में क्या बताया गया है, एन इफेक्टिव एंड नीट कैश काउंटर इज अ साइन ऑफ वेरी प्रोफेशनली मैनेज्ड स्टोर। तो इसमें ये कह रहा है अगर आप जो एक इफेक्टिव और नीट कैश काउंटर होता है ना, ये एक साइन होता है किसका, वेरी प्रोफेशनली मैनेज्ड स्टोर का। तो अगर आपको पता करना है कोई भी स्टोर प्रोफेशनली मैनेज्ड है या नहीं है प्रॉपर तरीके से, तो आप बेसिकली उनको चेक कर सकते हो कैसे, अगर उनका कैश काउंटर इफेक्टिव है एंड नीट कैश काउंटर है, देन वी कैन सी दैट उनका जो स्टोर कैश काउंटर है ना और जो उनका स्टोर है वो प्रोफेशनली मैनेज्ड है, ठीक है, प्रोफेशनली मैनेज्ड स्टोर है, बिकॉज उनका कैश काउंटर प्रॉपर तरीके से मैनेज है, क्योंकि वहाँ पे ही सारे कस्टमर इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, मोस्ट ऑफ द कस्टमर, मैक्सिमम नंबर ऑफ कस्टमर्स। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में क्या बताया है, इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कैश काउंटर इंचार्ज और हेड कैशियर टू सी टू दैट ईच एंड एवरी कैश काउंटर इज मैनेज्ड प्रॉपरली। तो देखो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, ये जिम्मेदारी बेसिकली किसकी होती है, कैश काउंटर इंचार्ज की या फिर हेड कैशियर की, कि उन्हें देखना होता है सी टू द ईच एंड एवरी कैश काउंटर इज मैनेज प्रॉपरली। तो जो भी कैश काउंटर हेड होता है या कैश काउंटर इंचार्ज होता है, उन्हें सारी की सारी कैश काउंटर को बेसिकली देख के चलना होता है कि सारी की सारी कैश काउंटर प्रॉपर एंड इफेक्टिव तरीके से और वेल प्रिपेयर वेल मैनेज्ड है कि नहीं, ठीक है। At start of trading, it's important that cashier assigned to specific cash counter needs to look into the following points। तो इसमें बेसिकली ये कह रहा है ना, जब स्टार्ट हो जाती है ट्रेडिंग का बेसिकली मतलब होता है सेल या परचेज, ठीक है। सेल परचेज जब बेसिकली जब हम अपना स्टोर स्टार्ट कर देते हैं तो उसे ट्रेडिंग कहा गया। जब हमारा बिजनेस स्टार्ट हो जाता है यानी कि सेलिंग स्टार्ट हो जाती है, तो इट्स इम्पॉर्टेंट दैट जो भी कैशियर है जिन्हें असाइन किया गया है स्पेसिफिक कैश काउंटर, लेट्स से मैंने कहा कि किसी पर्सन ए एम्प्लॉय को मैंने ए कैश काउंटर दे दिया, बी एम्प्लॉय को मैंने बी कैश काउंटर दे दिया एंड सी एम्प्लॉय को मैंने सी कैश काउंटर दे दिया। तो एक रिटेल स्टोर में ना बेसिकली 3-4 कैश काउंटर होते हैं, क्योंकि बहुत सारी भीड़ हो जाती है और बहुत सारे कस्टमर हो जाते हैं, तो हर एम्प्लॉय को अलग अलग कैश काउंटर असाइन कर दिया जाता है। असाइन कर दिया जाता है मतलब दे दिया जाता है उन्हें, ठीक है। तो इसमें क्या है, अ स्टार्ट ऑफ द ट्रेडिंग इट्स इंपॉर्टेंट दैट द कैशियर असाइन टू अ स्पेसिफिक कैश काउंटर, जो भी कैशियर है उन्हें असाइन किया गया है स्पेसिफिक कैश काउंटर, लाइक जो भी कैश काउंटर उन्हें स्पेसिफाई किया गया है, नीड्स टू लुक इन टू द फॉलोइंग पॉइंट्स। तो उन्हें बेसिकली इन पॉइंट्स को बेसिकली चेक करना होता है, देखना होता है, ठीक है, चेक करके चलना होता है। क्या क्या पॉइंट है ये, पहला पॉइंट है द कैश काउंटर इज नीट एंड टाइडी। तो जो भी कैश काउंटर है वो बेसिकली नीट होने चाहिए एंड टाइडी होने चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, टू एंश्योर द कैश टिल POS मशीन इज़ वर्किंग। जो भी मशीन वगैरह होती है ना, जैसे यहाँ पे मशीन वगैरह आप देख सकते हो कैश काउंटर पे डिफरेंट काइंड ऑफ मशीन्स होती हैं, तो वो सारी मशीन भी चेक करके चलनी होती है कि वो वर्क कर रही है नहीं कर रही प्रॉपरली, ठीक है। उसके बाद टू चेक द ऑल टेलीफोन लाइन्स एंड EDC मशीन्स आर वर्किंग। तो जो भी टेलीफोन वगैरह है और मशीन्स वगैरह है, अगेन वो सारी चीज़ें अच्छे से वर्क कर रही है कि नहीं कर रही, ठीक है। उसके बाद टू एंश्योर स्टेशनरी इज़ अवेलेबल। तो जो भी स्टेशनरी वगैरह होता है, लेट्स से आप जब आप परचेज करने जाओगे ना किसी रिटेल स्टोर में, आप देखना मोस्ट ऑफ द रिटेल स्टोर बेसिकली हाईलाइटर रखते हैं, वो हाईलाइट कर रही होती है चीज़ें कुछ ना कुछ, ठीक है। तो जब मैं परचेज करने जाता हूँ तो ऐसे ही होता है। तो और भी कई सारे स्टेशनरी हो सकती है लाइक सीजर, पेंसिल वगैरह, तो और डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेशनरी वो उनके पास अवेलेबल होती है। तो वो भी कह रहा है टू एंश्योर द स्टेशनरी इज़ अवेलेबल। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट कह रहा है टू एंश्योर द रिटर्न्स आर सेंट बैक। जो भी रिटर्न्स वगैरह है ना वो उन्हें सेंट बैक कर दी गई है। तो ये सारी चीज़ें एंश्योर करके चलनी होती है जो भी एम्प्लॉय होता है जिन्हें स्पेसिफिक कैश काउंटर असाइन किया जाता है। आप लोग एक बार फिर से इस फिफ्थ पॉइंट को देखिएगा बिकॉज ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग सा है। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, टू एंश्योर रिटर्न्स आर सेंट बैक। तो जो भी रिटर्न्स है ना, लाइक
हमने कोई प्रोडक्ट किसी कस्टमर को सेल किया था, बट वो कस्टमर अब हमें रिटर्न करना चाहता है। तो वो बेसिकली हमें रिटर्न मिले हैं कि नहीं मिले, जो भी रिटर्न्स वगैरह हमें मिले हैं कि नहीं मिले, वो कस्टमर सेंड करना चाहता है। तो किसी ने सेंड किया था लेट्स से डिलीवरी के थ्रू, तो वो जो भी रिटर्न वगैरह है वो हमें मिले हैं कि नहीं मिले, वो सारी चीज़ें भी बेसिकली हमें एंश्योर करनी पड़ती है, ठीक है। और कौन कौन से गुड्स बेसिकली रिटर्न्स हो गए हैं, वो सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें बेसिकली हमें एंश्योर करके चलनी पड़ती है जब हम कैश काउंटर पे होते हैं। तो आई होप आपको ये सारी की सारी पॉइंट्स, ये पांचों पॉइंट आई मीन समझ में आए होंगे अच्छे से। Cashiers should ensure that queue managers are in place front of cash counter to avoid crowding of customers in front of cash desk। तो देखिए, पहले मैं आपको ये क्यू मैनेजर्स पता कौन होते हैं वो समझाता हूँ। तो बेसिकली क्यू मैनेजर्स बेसिकली वो होते हैं जो एक लाइन मेंटेन करते हैं, एक डेकोरम मेंटेन करके चलते हैं बेसिकली स्टोर में, लाइन वगैरह प्रॉपर तरीके से मेंटेन करवाते हैं। तो देखिए, कैशियर शुड एंश्योर दैट क्यू मैनेजर, जो भी क्यू मैनेजर्स है ना, आर इन प्लेस फ्रंट ऑफ कैश काउंटर। तो कैशियर को जो भी ये सारी एंश्योर करके चलना पड़ता है कि जो भी क्यू मैनेजर है वो कैश काउंटर के पास होने चाहिए, और उन्हें अवॉइड करना चाहिए क्या, टू अवॉइड क्राउडिंग ऑफ कस्टमर इन फ्रंट ऑफ कैश काउंटर। तो जो भी ये क्यू मैनेजर है ना, वो अवॉइड करते हैं क्या, जो भी क्राउड वगैरह लग रहे हैं कैश काउंटर के सामने, वो सारी चीज़ें वो अवॉइड करते हैं, और वो बेसिकली लाइन वगैरह प्रॉपर तरीके से लगवाते हैं, सो दैट ज़्यादा क्राउडिंग वगैरह ना हो कैश काउंटर के पास। द हेड कैशियर शुड एंश्योर दिस इज़ प्रैक्टिस्ड रिलीजियसली एवरी डे। तो जो भी हेड कैशियर होता है ना, वो बेसिकली एंश्योर करके चलता है कि ये जो भी काम है ना, ये जो क्यू मैनेजर कर रहा है, लाइन वगैरह प्रॉपर मेंटेन करवा रहा है, और ये भीड़ भीड़ ना लगे जो भी कैश काउंटर है उसके पास। सो ये सारी चीज़ें जो भी काम हो रहे हैं, वो प्रैक्टिस हो रहे हैं, वो हर दिन हो। ये कौन एंश्योर करता है, जो हेड कैशियर होता है वो एंश्योर करके चलता है कि ये सारे काम एवरी डे हो, रिलीजियसली एवरी डे हो, मतलब हर दिन वो काम ये सारी मेंटेन हो। उसके बाद यूजुअली अ हेड कैशियर इज़ एक्सपेक्टेड टू जनरेट अ रिपोर्ट। तो जो भी हेड कैशियर होते हैं वो रिपोर्ट वगैरह जनरेट करते हैं, विच शोज, क्या शो करते हैं, विच शोज द टोटल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन डन इन ऑल द कैश काउंटर। जो भी हेड कैशियर होता है वो रिपोर्ट जनरेट करती हैं, जिसमें क्या शो कर रहा होता है, जो कि शो करता है टोटल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन डन इन ऑल द कैश काउंटर। हर कैश काउंटर को मिला के, मतलब जितने भी कैश काउंटर है उन सबको मिला के कितने जो भी ट्रांजेक्शन हुई है वो हुई है टोटल। उसके बाद अ डिटेल एस मतलब बेसिकली यहाँ पे स्टॉक कीपिंग यूनिट, मतलब स्टॉक कीपिंग यूनिट, ठीक है। कितने स्टॉक हमने यूनिट, मतलब कितने स्टॉक कीपिंग यूनिट, इसका मतलब ये है कितने स्टॉक बेसिकली हमने अपने पास रखे हैं, कीपिंग यूनिट, कितने यूनिट रखे हुए हैं हमारे पास। एसक्यू वाइज रिपोर्ट प्रिपेयर करता है वो, डिटेल टेंडर वाइज रिपोर्ट प्रिपेयर करता है, एंड अ डिटेल रिपोर्ट इन ऑल इंडिविजुअल कैश काउंटर्स विच विल रिफ्लेक्ट द cancellation done, refunds made, any other specific transaction made apart from the billings made। तो देखिए, जो भी हेड कैशियर होता है वो बेसिकली रिपोर्ट जनरेट करता है। रिपोर्ट उसमें बताता है कितने टोटल सेल्स हुए हैं, कितने सेल्स हुए हैं, और कितने कैंसलेशन हुए हैं गुड्स वगैरह की, कितने रिफंड्स हमने किए हैं, और कोई और स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन जो कि है बिलिंग से ही रिलेटेड है, वो सारी चीज़ें वो मेंशन करके चल रहा होता है। तो ये सारी रिपोर्ट वो प्रिपेयर करता है, एसक्यू रिपोर्ट प्रिपेयर करता है, टोटल ट्रांजैक्शन कितनी हुई है, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन वो सारी मेंशन करता है, और भी लाइक टेंडर वाइज रिपोर्ट प्रिपेयर करता है, डिटेल रिपोर्ट और इन ऑल इंडिविजुअल कैश काउंटर, हर कैश काउंटर का इंडिविजुअली ही, मतलब लेट्स से ए कैश काउंटर था, बी कैश काउंटर का, तो ए का अलग से रिपोर्ट प्रिपेयर करेगा, बी का अलग से सी का। तो इस तरीके से हर कैश काउंटर का वो रिपोर्ट प्रिपेयर करके चल रहा होता है, ठीक है। आई होप आपको ये हेड कैशियर के बारे में भी थोड़ा बहुत अच्छे से पता चला होगा। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे वो रिपोर्ट प्रिपेयर कर रहा है सारी कैश काउंटर वगैरह की। Based on these reports, head cashier has to submit his daily submission report to the store manager। तो जो भी हेड कैशियर ने रिपोर्ट वगैरह प्रिपेयर की होती हैं वो अपने स्टोर मैनेजर को सबमिट कर रहा होता है। एंड इस जो भी रिपोर्ट वगैरह वो प्रिपेयर करता है ना,
वो इन्वेस्टिगेट भी कर सकते हैं। ऑल्सो ऑल इन्वेस्टिगेशन डन बेस्ड ऑन द रिपोर्ट्स, जो भी रिपोर्ट प्रिपेयर की है उसके बेसिस पे इन्वेस्टिगेशन भी की जाती है, यानी चेक वगैरह भी करते हैं वो लोग कि उसमें बेसिकली हर कैश काउंटर में कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं, यहाँ पे बता रखा है। सम सॉफ्टवेयर ऑल्सो हैज़ द एफिशिएंसी, कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जिनमें एफिशिएंसी होती है, यानी कि कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनमें सक्षम होती है, मतलब वो हेल्प करती है किसमें, जनरेट करने में रिपोर्ट वगैरह, रिपोर्ट पीरियड वाइज रिपोर्ट जनरेट करने में हेल्प करती है। अपार्ट फ्रॉम द डेट वाइज, वो डेट वाइज भी रिपोर्ट जनरेट करती है, एंड ऑल्सो टाइम वाइज भी रिपोर्ट जनरेट करती है बिटवीन द स्पेसिफिक टाइम पीरियड इन अ डे। लेट्स से मेरे को रिपोर्ट चाहिए आफ्टरनून में कितनी सेल्स होती है, तो मैंने जब रिपोर्ट देखी तो उसमें बहुत कम सेल हो रही है। मैं देखना चाहता हूँ कि इवनिंग में कितनी सेल्स हो रही है, तो मैं देख रहा हूँ इवनिंग में बहुत ज़्यादा सेल्स हो रही है। तो इस तरीके से मैं पीरियड वाइज भी मैं रिपोर्ट जनरेट कर सकता हूँ, बिकॉज कुछ सॉफ्टवेयर उसमें इंक्लूड होते हैं जो एफिशिएंट होते हैं इन सारे रिपोर्ट वगैरह जनरेट करने में। मैं इंडिविजुअली भी हर कैश काउंटर का रिपोर्ट जनरेट कर सकता हूँ। लेट्स से मैं ए कैश काउंटर बी का, हर कैश काउंटर का बेसिकली इंडिविजुअली भी मैं रिपोर्ट वगैरह जनरेट कर सकता हूँ। उसके बाद क्या रहा है, द मोर द रिपोर्ट्स आर डिटेल्ड द ईजियर इट बिकम्स फॉर द हेड कैशियर टू इन्वेस्टिगेट केस। तो देखिए, जितना ज़्यादा डिटेल्ड रिपोर्ट्स प्रिपेयर की जाएगी, ठीक है, उतना हमारे लिए ईजियर हो जाएगा, उतना ईजियर हो जाएगा हेड कैशियर के लिए टू इन्वेस्टिगेट अ केस। तो देखिए, जितना हमारे पास नॉलेज होगा किसी चीज़ के बारे में, लेट्स से मैं अगर कहूँ कि मेरे पास किसी फ़ोन के बारे में जितना नॉलेज होगा, मैं उतना अच्छे तरीके से इसे इन्वेस्टिगेट कर सकता हूँ कि इस फ़ोन में ये फ़ीचर है, इस फ़ोन का कैमरा ऐसा है, इस फ़ोन का ये प्रोसेसर बढ़िया है। तो मैं इन्वेस्टिगेट कर सकता हूँ प्रॉपर तरीके से उस फ़ोन को। अगर मेरे पास पूरा डिटेल्ड एक रिपोर्ट होगा तो उसमें मैं पता कर सकता हूँ, हर केस को इन्वेस्टिगेट कर सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मेंशन किया गया, हेड कैशियर जो है था हर केस को इन्वेस्टिगेट कर सकता है। लेट्स से कितनी सेल हुई, कितने बेसिकली हमने रिटर्न्स कर दिए प्रोडक्ट जो परचेज किए गए थे, कितने प्रोडक्ट बेकार हो गए, कितने प्रोडक्ट कैंसिल हो गए, कितने प्रोडक्ट कब बिकते हैं, कब ज़्यादा प्रोडक्ट बिकते हैं, कब कस्टमर ज़्यादा परचेज करते हैं, दिन में या इवनिंग में या मॉर्निंग में या फिर आफ्टरनून में, कब जो कस्टमर होते हैं वो कमाते हैं आफ्टरनून में या इवनिंग में। तो ये सारी बेसिकली जो भी इन्वेस्टिगेशन होती है ना, वो हेड कैशियर के लिए ईजियर हो जाती है चेक करना या इन्वेस्टिगेट करना, अगर उनके पास मोर रिपोर्ट, उनकी जो भी वो प्रिपेयर कर रहे हैं वो डिटेल रिपोर्ट प्रिपेयर करें। जितना ज़्यादा डिटेल रिपोर्ट प्रिपेयर करेंगे, उतना ज़्यादा उनके लिए ईजियर हो जाएगा कोई भी केस वगैरह हैंडल करना और इन्वेस्टिगेट करना। दिस हाईली loaded POS is capable of integrating with all types of POS accessories। तो देखो, POS एक्सेसरी ऐसा होता है, पॉइंट ऑफ सेल कहते हैं इसको, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ सेल बेसिकली कुछ इस तरीके से होते हैं, इसमें बहुत सारे डिफरेंट एक्सेसरीज ऐड होते हैं। लेट्स से यहाँ पे मॉनिटर ऐड है एंड ये ऐड है, तो यहाँ पे कैश वगैरह रखने का है, तो यहाँ पे भी देख सकते हो बहुत सारे इक्विपमेंट वगैरह, एसेसरीज वगैरह POS पॉइंट ऑफ सेल में ही इंक्लूड होते हैं। कैपेबल होता है इंटरग्रेटिंग विथ ऑल, मतलब बहुत सारे एसेसरीज यहाँ पे हम जोड़ सकते हैं इस पॉइंट ऑफ सेल के पास। जैसे यहाँ पे ये देख सकते हो पॉइंट ऑफ सेल है, इस पूरे को हम पॉइंट ऑफ सेल पॉइंट कहते हैं। सो यहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारी एसेसरीज ऐड कर रखी हैं, मॉनिटर ऐड कर रखा है, ये वेट करने वाला चीज़ हमने यहाँ पे ऐड कर रखा है, एंड भी बहुत सारी चीज़ें ऐड होती हैं। जब आप रियल लाइफ में जाओगे ना, देखोगे रिटेल स्टोर में, तो आप देखना जहाँ पे कैश काउंटर होता है ना, उसे ही हम पॉइंट ऑफ सेल कहते हैं। तो वहाँ पे बहुत सारी मशीन्स वगैरह एंड एसेसरीज वगैरह इंटरग्रेटिंग होती हैं, मतलब ऐड होती है वहाँ पे, बेसिकली इंटरग्रेट करके रखी गई होती हैं, सो दैट वो जो भी बिल वगैरह है वो ईजिली प्रिपेयर कर सके। यूजर्स रिड्यूस द वेटिंग टाइम ऑफ देयर कस्टमर्स एट बिलिंग काउंटर्स। तो जो भी काउंटर्स होते हैं, कैश काउंटर्स होते हैं जहाँ पे बिल वगैरह प्रिपेयर की जाती है, अगर आप ये यूज़ करते हैं, कैश काउंटर यूज़ करते हैं कोई भी रिटेल स्टोर, तो बेसिकली आप लोग रिड्यूस कर सकते हैं वेटिंग टाइम ऑफ द देयर कस्टमर। आप बेसिकली मशीन्स एंड ऑल यूज़ करेंगे तो बेसिकली टाइम वगैरह रिड्यूस हो जाते हैं, आप बिल वगैरह बहुत जल्दी प्रिपेयर कर लोगे। उसके बाद कह रहा है दे ऑल्सो प्रिवेंट श्रिंकेज। श्रिंकेज मतलब बेसिकली कोई भी सामान वगैरह ख़राब हो जाना, श्रिंकेज लॉस एट द फ्रंट एंड ऑफ द स्टोर बाय
एलिमिनेटिंग चांस ऑफ मैल प्रैक्टिस एंड मिस्टेक्स। तो ये सारी बेसिकली मिस्टेक वगैरह, मैल प्रैक्टिस, श्रिंकेज ऑफ लॉस लॉस वगैरह, ये सारी चीज़ें बेसिकली बहुत कम हो जाती है, प्रिवेंट की जा सकती है, मतलब बचाई जा सकती हैं। ये सारी लॉस वगैरह होते हैं ना, ये सारे लॉस वगैरह हम लोग कम कर सकते हैं अगर हम लोग बेसिकली कैश काउंटर या बिलिंग काउंटर प्रॉपर तरीके से यूज़ करें एंड एफिशिएंट तरीके से यूज़ करें एंड प्रॉपर तरीके से मैनेज करके चले। तो अब चलिए देखते हैं क्या क्या फीचर्स होते हैं रिटेल बिलिंग के। प्रोविजंस टू कैप्चर एडिशनल इंफॉर्मेशन इन इनवॉइस हेल्प्स बेटर ट्रैकिंग इन केस ऑफ होम डिलीवरी। तो देखिए रिटेल बिलिंग में क्या होता है, एक प्रोविजन हम डाल सकते हैं। प्रोविजन बेसिकली ये होता है कि हम कोई इन्फॉर्मेशन, लेट्स से मैं प्रोविजन डालता हूँ नेम प्रोविजन, तो मैं उसमें नेम लिख सकता हूँ। मैं लिख रहा हूँ एड्रेस प्रोविजन, तो मैं उस इनवॉइस में एड्रेस लिख सकता हूँ। इस तरीके से बहुत सारे प्रोविजंस होते हैं जो हम इनवॉइस में ऐड कर सकते हैं। तो ये इनवॉइस बेसिकली जब हम प्रोविजन डालते हैं, लेट्स से मैंने एड्रेस प्रोविजन डाला, तो मैं आपका एड्रेस डाल सकता हूँ उस इनवॉइस में। तो जो भी प्रोविजंस होते हैं ना, वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए हेल्प करते हैं हमें। हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन उसमें कैप्चर कर सकते हैं इनवॉइस में, जिससे क्या होता है हम बेटर ट्रैकिंग कर सकते हैं। जब हम होम डिलीवरी कर रहे हैं ना, हम बहुत अच्छे तरीके से ट्रैक कर सकते हैं एड्रेस को, और सही जगह पे हम जो भी गुड्स वगैरह हैं वो डिलीवर कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है ईजी टू यूज़ प्रोडक्ट सर्च इंटरफेस हेल्प्स टू क्विक एंड efficient product search based on the different parameters like product code, name, प्रोडक्ट बार कोड, इन सब के थ्रू। सो ये जो चीज़ है ना, प्रोडक्ट कोड हो गया, बार कोड वगैरह, नेम वगैरह, इनकी मदद से बेसिकली हम लोग प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट हैं उन्हें ईजिली सर्च कर सकते हैं। उसके बाद सपोर्ट EAN, UPC, GTIN, QR एंड कस्टम डिज़ाइन एंड बारकोड, ये सारी चीज़ों को भी सपोर्ट करता है जब हम रिटेल बिलिंग करते हैं। तो ये सारे मैंने फुल फॉर्म लिख रखे हैं, जैसे कि EAN का मतलब है यूरोपियन आर्टिकल नंबर को सपोर्ट करता है, ग्लोबल आइटम ट्रेड नंबर को सपोर्ट करता है, इसका फुल फॉर्म हो गया। QR कोड को सपोर्ट करता है एंड यूजुअल प्रोडक्ट कोड को UPC का मतलब हो गया, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को भी सपोर्ट करता है ये। उसके बाद कह रहा है होल्ड बिल इज़ ग्रेट फीचर टू होल्ड पर्टिकुलर बिल एंड रिज्यूम इट आफ्टर सम टाइम। तो बेसिकली हम बिल्स को होल्ड कर सकते हैं एंड उन्हें वापस भी हम रिज्यूम कर सकते हैं, वापस ला सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फैसिलिटी टू मेंटेन स्कैंड कॉपीज टू इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इन सॉफ्टवेयर फॉर पार्सल एंट्री ट्रैकिंग। तो बेसिकली हम लोग इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट को भी, जो भी होते हैं उनके स्कैंड कॉपीज़ को हम मेंटेन करके रख सकते हैं सॉफ्टवेयर में। सपोर्ट एक्सचेंज फीचर को सपोर्ट करता है, जिसमें क्या अलाउ करता है, विच अलाउज सेटिंग टू मल्टीपल एक्सचेंज प्राइस फॉर द सेम प्रोडक्ट। लेट्स से मेरे पास एक प्रोडक्ट था, उसका प्राइस था 100 रुपये। अब थोड़ा मैंने जब आगे पता चला मार्केट में उसकी प्राइस 110 हो गई, तो मैं उसके प्रोडक्ट की प्राइस को एक्सचेंज कर दूंगा, 110 कर दूंगा। लेट्स से मुझे पता चला कम हो गई तो मैं 90 कर सकता हूँ। तो वही कह रहा है सपोर्ट एक्सचेंज फीचर, तो मैं एक्सचेंज कर सकता हूँ उसकी प्रोडक्ट की प्राइजेस। एक्सचेंज देखो यहाँ पे लिखा है ना, मल्टीपल एक्सचेंज प्राइस फॉर द सेम प्रोडक्ट। उस सेम प्रोडक्ट की मैं मल्टीपल बार प्राइस को एक्सचेंज कर सकता हूँ। लेट्स से कभी कम कर दूंगा, थोड़ा कभी ज़्यादा कर दूंगा, तो इस तरीके से मैं एक्सचेंज कर सकता हूँ मल्टीपल बार। नेक्स्ट कह रहा है सपोर्ट्स एक्सचेंज स्कीम इन बिलिंग, मल्टीपल एक्सचेंज प्राइस कैन बी डिफाइंड एज सेम प्रोडक्ट बेस्ड ऑन द कंडीशन। तो ये मतलब सिमिलर पॉइंट हो गया इस ऊपर वाले पॉइंट का। उसके बाद कह रहा है सपोर्ट रिटेल एंड टैक्स इनवॉइस। तो ये टैक्स इनवॉइस को भी सपोर्ट करता है, बेसिकली टैक्स वगैरह में भी हेल्प, मतलब जो होते हैं ना प्रिपेयर किए जाते हैं टैक्स वगैरह इनवॉइस के टाइम, तो उसमें भी हेल्प करता है। और कोटेशन, परफॉर्मा, सेल्स ऑर्डर, DN टू सेल्स बिल कन्वर्जन, इन सब में भी बेसिकली हेल्प करता है। तो ये बेसिकली सारे पॉइंट ना आपको एक बार रीड आउट करने हैं, मतलब इससे क्वेश्चन बहुत ही रेयरली बनते हैं, बट आपको रीड आउट करने में रीड आउट करके आपको समझा दे रहा हूँ, ठीक है। तो इससे मोस्ट क्वेश्चन ना के बराबर भी बनते हैं। आगे देखते हैं क्या क्या फीचर्स हैं। फिक्स प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट डिपेंडिंग ऑन परचेज प्राइस और एज अ डिमांड। तो बेसिकली फिक्स प्राइस ऑफ प्रोडक्ट करते हैं, फिक्स प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट डिपेंडिंग ऑन परचेज प्राइस और एज पर द डिमांड। तो बेसिकली हम प्राइस को फिक्स करने में बेसिकली हेल्प होती है इससे, डिपेंडिंग ऑन द परचेज प्राइस और द सेल और एज पर द डिमांड और परचेज के बेसिस पे हम
प्राइस को फिक्स कर सकते हैं। दिस रिजल्ट्स इन फिक्सिंग ऑप्टिमम सेलिंग प्राइस। ऑप्टिमम मतलब एक बेस्ट सेलिंग प्राइस को सेट करने में, मतलब ऑप्टिमम जिसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो और कम से कम मतलब नुकसान वगैरह हो, तो एक बेस्ट प्राइस कह सकते हो आप, सेलिंग प्राइस को सेट करने में हेल्प करती है, ठीक है। एट सेम प्रोडक्ट इज़ डिफरेंट, सेम प्रोडक्ट इज़ परचेज एट डिफरेंट रेट्स, तो डिफरेंट रेट्स पे परचेज की जा सकती है। तो वही सिंपल से इसमें बेसिकली प्राइस को, सेलिंग प्राइस को ऑप्टिमम तरीके से फिक्स करने में हेल्प करती है। उसके बाद कह रहा है स्विप कार्ड रीडर्स इंटरफेस टू रिड्यूस द क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड टेंडर टाइम। तो टाइम वगैरह को बेसिकली, ये जो टाइम लगता है ना स्विप कार्ड रीडर से, बेसिकली टाइम वगैरह रिड्यूस हो जाते हैं, ईजिली पेमेंट वगैरह हो जाती हैं। उसके बाद सपोर्ट ऑल टाइप्स ऑफ पेमेंट मोड्स लाइक कैश हो गया, कार्ड हो गया, कूपन हो गया, गिफ्ट वाउचर हो गया, मिक्स पेमेंट टेंडर हो गया, टाइप ऑफ सच एज अ पार्ट ऑफ कैश पार्ट क्रेडिट कार्ड। तो ये सारे बेसिकली पेमेंट मेथड हम इससे बेसिकली ये फीचर्स होते हैं इसके, जो भी ये जितने भी पेमेंट मेथड है ना, सारे फीचर्स हो जाते हैं इसके। ऑटो रिकवरी ऑफलाइन बिलिंग पॉसिबल इफ़ कनेक्शन विद द सर्वर इज डिस्टर्ब। तो जो भी लाइक कनेक्शन वगैरह आपका ख़राब हो जाता है, कनेक्शन डिस्टर्ब हो जाता है, तो बेसिकली ऑटो रिकवरी हो जाती है। एंड ऑफलाइन बिलिंग इज़ पॉसिबल, लेट्स से आप इंटरनेट नहीं हो पा रहा, कनेक्शन अच्छा नहीं है इंटरनेट का, तो ऑफलाइन बिलिंग भी आप कर सकते हो अगर आप करते हो, तो इसका ये भी एक फीचर है। उसके बाद सपोर्ट टिल मैनेजमेंट विच फैसिलिटीज रिकॉर्डिंग ऑल सेल्स परचेज डिटेल्स एंड कैशिंग अप। तो ये सारी चीज़ें भी मतलब हेल्प करती है, फैसिलिटेट्स करते हैं रिकॉर्ड करना सेल्स को, परचेज डिटेल्स को रिकॉर्ड करना। उसके बाद कह रहा है सपोर्ट एक्सचेंज ड्यूज़। तो जो भी एक्सचेंज ड्यूज़ है, तो इसको भी वही मैंने एक्सचेंज के बारे में बताया ना, वही प्राइस वगैरह एक्सचेंज करना, चेंज करना, ये इसमें भी हेल्प करती, सपोर्ट करता है। उसके बाद ड्यू बिल पेमेंट फीचर्स अलाउज प्रोसेसिंग ऑफ अनसेटल्ड बिल्स। तो जो भी ड्यू बिल होता है ना, ड्यू बिल में लेट्स से कोई क्रेडिटर हो गया, किसी ने बिल वगैरह पे नहीं किया अभी तक पेमेंट वगैरह, तो अलाउज प्रोसेसिंग ऑफ अनसेटल्ड बिल्स, उनको भी प्रोसेस करने में हेल्प करती है। फैसिलिटी टू मेंटेन मैन्युफैक्चरर सप्लायर एंड योर ओन प्रोडक्ट कोड। तो देखिए इसमें क्या होता है, फैसिलिट करती है मेंटेन करने के लिए मैन्युफैक्चरर का प्रोडक्ट, सप्लायर का प्रोडक्ट और योर ओन प्रोडक्ट कोड, इन सब के कोड को भी मतलब मेंटेन करने में ये फैसिलिट करती है। तो ये बेसिकली ये सारे मोटा मोटा फीचर्स हो गए जो मैंने आपको रीड आउट करके समझा दिए। तो बेसिकली इससे रेयरली क्वेश्चंस आते हैं, बट क्या पता आपके टर्म में क्वेश्चंस आ जाए, आपके एग्ज़ाम में आ जाए, बट मेरे हिसाब से तो बहुत कम ही क्वेश्चन आते हैं, बस आप एक बार रीड आउट करके छोड़ दीजिएगा। आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स जो भी फीचर्स हैं समझ में आए होंगे। दोस्तों क्योंकि इस वीडियो की लेंथ कुछ ज़्यादा ही हो गई है, तो इसका जो भी पार्ट बच गया है वो हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट में कवर कर लेंगे। नेक्स्ट पार्ट में वीडियो आएगी, उसमें हम सारी चीज़ें कवर कर लेंगे। एंड आपको ये नोट्स चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप चैनल को एंड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, उनकी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, वहाँ से आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। चलिए फिर मिलते हैं हम इसके नेक्स्ट पार्ट में।